हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सभी। गुड मॉर्निंग सभी को। बेटा आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 8 है, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कि एक चार्ज पार्टिकल जब मोशन में होता है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, समझ रहे हो मेरी बात, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है जब उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से निकाला जाता है। ध्यान दीजिए मेरी बात के ऊपर, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब एक चार्ज पार्टिकल जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से पास किया जाता है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है। बात आई समझ में। चलिए तो आज हम स्टार्ट करेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 8, जिसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे बेटा फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन ए यूनिफॉर्म लिख लेना बेटा यहाँ पर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। बात आई समझ में। तो कितना फोर्स लगेगा ये बात हम स्टडी करेंगे। ओके, तो फोर्स तो हमें पता है, ये हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं। जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से चार्ज पार्टिकल को मूव कराया जाता है तो उसके ऊपर QE फोर्स लगता है। पता है आप सभी को कितना फोर्स लगता है बेटा, QE फोर्स लगता है। फिर इसके अंदर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ना है कि जब एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से मूव कराया जाएगा तो कितना फोर्स लगेगा। तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए बेटा, अब एक मूविंग चार्ज है, जब एक चार्ज रेस्ट में होता है तो उसके ऊपर इतना फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। जब वो मोशन में होता है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, तो भी बेटा इतना ही फोर्स लगेगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब चार्ज मोशन में है तब भी इतना ही फोर्स लगाती है और जब चार्ज रेस्ट में है तब भी इतना ही फोर्स लगाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे आज हम। पहले बेटा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हमेशा, पता है सभी को। दो प्लेट लेंगे, दोनों, इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से क्या होगा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास यहाँ से हम अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बीच में कितना होगा, हम मान लेते हैं E इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा हमने यहाँ पर अप्लाई किया। पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। चलिए अब देखिए बेटा, यहाँ पर सामने एक स्क्रीन लगा देते हैं। क्या लगा दी हमने, यहाँ पर सामने एक स्क्रीन लगा दी। ओके चलिए, अब एक चार्ज पार्टिकल यहाँ से छोड़ा जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं Q चार्ज पार्टिकल यहाँ से भेजा जाता है विद वेलोसिटी V। क्या है V, क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। जो चार्ज पार्टिकल आप लेके चल रहे हो उसकी वेलोसिटी क्या है बेटा, V मान ली हमने। ओके, और Q क्या है, उस चार्ज के ऊपर कितना चार्ज है वो आपके पास हमने Q से नोट कर लिया। देखिए बेटा, अब इस चार्ज को इधर मूव कराया जाता है तो ये चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये चार्ज कैसे जाएगा, बिल्कुल सीधा जाएगा और इस स्क्रीन से टकरा जाएगा। यहाँ पर हमने पता लगेगा भाई ये चार्ज पार्टिकल जो आया ये यहाँ पर टकराया है, यहाँ पर कोई ग्लो या किसी भी तरीके का यहाँ पर एक चमकदार कुछ हिस्सा हमें प्रोड्यूस होगा जैसे चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर टकराएगा बेटा। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। ओके, अब आगे देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कैसा देखने को मिलेगा कि चार्ज पार्टिकल जाएगा बेटा यहाँ तक तो बिल्कुल सीधा ही जाएगा, बिल्कुल ऐसी इसी रास्ते से जाएगा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव प्लेट की तरफ ऐसे मूव करने लगेगा बेटा और ये यहाँ पर जाके टकराएगा। बहुत तेज ज़्यादा स्पीड है इसकी, इसलिए नेगेटिव प्लेट से नहीं भिड़ पाया, लेकिन नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ने की इसने पूरी कोशिश की और यहाँ पर जाके टकरा गया ये, ठीक है। ये पॉइंट O है, ये A से चला, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो B पे जाके बेटा ये टकराता है। तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा।
ठीक है बेटा, ऐसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, यानी कि चार्ज पार्टिकल जब चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से वो अपने रास्ते से, अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाता है और बी पॉइंट पर स्क्रीन के ऊपर जाके टकराता है। यह है बेटा स्क्रीन। ओके, तो स्क्रीन के ऊपर जाके बेटा ये टकराएगा, ध्यान दिया आपने। अब देखिए आगे, अब आगे देखिए बेटा कितना फोर्स इसके ऊपर लगा। मैंने कहा कि चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट में है या मोशन में है तो फोर्स कितना लगेगा इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, इतना। तो फोर्स तो हमें मिल गया, ठीक है। अब देखिए, क्या मैं इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस मान लूं? ये जो आपके पास वर्टिकल हिस्सा है इसको हमेशा वाई एक्सिस मानते हैं, तो ये तो है बेटा हमारी एक्स एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एंटर किया, ये यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो शुरू हुआ इस लाइन से, और इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया, यानी कि हमने इतनी दूरी में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ था। एक्स एक्सिस के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो हमने एक्स डिस्टेंस के अंदर क्या अप्लाई किया हुआ था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ था। इस एक्स डिस्टेंस के अंदर से जब ये निकला तो इसके ऊपर फोर्स लगा, पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ेगा, लेकिन ये ज़्यादा स्पीड होने की वजह से इस प्लेट से नहीं टकराया, स्क्रीन के ऊपर जाके टकराया, ये मान सकते हैं। ओके, अज्यूम करके चल रहे हैं यहाँ से, ठीक है बेटा। अच्छा, जब ये चल रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किधर डाइवर्ट हो रहा था, वाई एक्सिस की तरफ, है ना। तो मैं कहूँ कि यहाँ से अगर इसका ओरिजिनल पाथ देखें तो ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अंदर देखें तो इसका ओरिजिनल पाथ से कितना डाइवर्ट हो गया बेटा, ये इतना डाइवर्ट हो गया, जिसको हम मान लेते हैं वाई। ठीक है बेटा, क्या मान लेते हैं इसको, वाई। तो यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स डिस्टेंस कवर करने के लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको मूव कराया जाता है तो ये अपने पाथ से वाई एक्सिस की तरफ वाई डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर लेता है बेटा, वाई डिस्प्लेस्ड कवर कर लेता है अपने ओरिजिनल पाथ से वाई एक्सिस की तरफ, वाई हाइट के ऊपर मूव कर जाता है। ठीक है बेटा, ये मान सकते हो। चलिए समझ में आ गई बात बेटा यहाँ से। अच्छा, अब एक चीज और है, हमने तो इसको किसकी तरफ वेलोसिटी दी थी, एक्स एक्सिस की तरफ, बट ये जा किधर रहा है, वाई एक्सिस की तरफ। यानी कि ये अब इस तरीके से चल रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग भी हो रहा है और साथ साथ वाई एक्सिस के अलोंग भी हो रहा है। ठीक है ना, देखो एक्स एक्सिस के अलोंग भी ये जा रहा है, भाई एक्स एक्सिस तो इधर जा ही रहा है ये, ओके, जिसकी कितनी वेलोसिटी की वजह से, v वेलोसिटी की वजह से। लेकिन y एक्सिस की तरफ तो हमने वेलोसिटी नहीं दी थी ना, तो ये ऊपर की तरफ y एक्सिस की तरफ मोशन कहां से आया इसको, तो बेटा इस फोर्स ने, इलेक्ट्रिक फोर्स ने, QE ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसके ऊपर फोर्स लगाया QE, जिसकी वजह से y की तरफ डिस्प्लेसमेंट होने लगा, यानी कि y की तरफ इसको वेलोसिटी मिलने लगी। कितनी वेलोसिटी मिली इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बात क्लियर है यहाँ से कि हमने देखा कि ये एक्स एक्सिस की तरफ तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता, जितनी हम दे देते उतनी वेलोसिटी से जा रहा था, लेकिन y एक्सिस की तरफ हमने वेलोसिटी भी नहीं दी इसको, फिर भी ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन कर लेता है y एक्सिस की तरफ फ्रॉम द फोर्स QE से। ओके बेटा, तो यहां से इसको हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स F लग रहा है, ठीक है, तो y एक्सिस की तरफ उसको जीरो से वेलोसिटी कुछ ना कुछ मिलती है, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा, तो F की जगह ma रख ले। m क्या है, इस चार्ज का मास, a क्या है, जो इसने y एक्सिस की तरफ एक्सेलरेशन गेन किया है, y एक्सिस की तरफ। ठीक है, तो यहां से QE, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, QE/m। ठीक है, जो y एक्सिस की तरफ का एक्सेलरेशन है इसको ये मिला। ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन है वाई एक्सिस के अलोंग है बेटा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, बात आगे समझ में बेटा सभी को। चलिए अब आगे देखिए, अब हमने दो तरीके के मोशन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस भी, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस भी हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस भी हो रहा है। तो पहले हम बात कर लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। पहला मोशन अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग की मोशन की बात कर लेते हैं। तो S = ut + ½ at², ये इक्वेशन ऑफ मोशन होती है बेटा, इसके बारे में आप सभी जानते ही हो। चलिए u क्या है बेटा, एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी। जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर किया था तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी हमने कितनी देख के भेजी थी इसको, v। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी, v। टाइम कितना लगा बेटा इसको, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, चलो t टाइम लगा इसको। ठीक है, ओके, +½ अलोंग द एक्स एक्सिस, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही, क्योंकि जब तक फोर्स लगेगा नहीं, जब तक एक्सेलरेशन आएगा कहां से, तो एक्स एक्सिस के अलोंग तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा।
ठीक है बेटा। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन 0 है, तो 0 इंटू टी स्क्वायर, तो s की वैल्यू आ गई बेटा, s क्या है, s क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में x एक्सिस के लोग कितना डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया, वो हमने मान लिया x, तो x एक्सिस के लोगों की बात कर रहे हैं x v t, तो यहाँ से बेटा आपकी t की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बाई v। चलिए समझ में आ गया बेटा। इसको मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ इस इक्वेशन को, t की वैल्यू क्या आई है जब हमने x एक्सिस के लोगों के मोशन की बात की, तो वो। अब मोशन की बात करते हैं y एक्सिस के लोग, ठीक है, y एक्सिस के लोग मोशन की बात करते हैं। ध्यान दीजिए, जब वो y एक्सिस के तरफ मूव करने लगता है बेटा फोर्स की वजह से, तो y एक्सिस के तरफ इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकल रहा है उसकी बात नहीं हो रही बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अंदर वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका है, y। तो y लिखिए यहाँ पर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी y एक्सिस के लोग, थी नहीं भाई, y एक्सिस के लोग वेलोसिटी थोड़ी दी थी हमने, ओके, लेकिन वेलोसिटी मिल जाती है उसको, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती है उसकी इस फोर्स की वजह से, इसलिए एक्सेलेरेशन आ जाता है। एक्सेलेरेशन यहाँ पर ये है हमारे पास a y t स्क्वायर। टाइम तो इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए, यहाँ से यहाँ तक इतना टाइम लगा, तो इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए y के अलोंग भी इतना ही बेटा टाइम लगेगा t, ठीक है बेटा। तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू a हाफ a y t स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब मैं इसको साफ कर दूं, यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए मैं, तो y इज इक्वल्स टू 1/2, जो a y की वैल्यू आई थी वो क्या थी बेटा, q e बाई m, t की वैल्यू क्या है, x बाई v, निकाल चुके हैं उसका स्क्वायर। तो y इज इक्वल्स टू q e 2m v स्क्वायर और x स्क्वायर। तो ये तो बेटा देखो, Q चार्ज कांस्टेंट, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट, V की वैल्यू भी कांस्टेंट, ठीक है, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो इनकी जगह क्या रख लेते हैं, K, और यहां से आ गया x स्क्वायर। यहां से एक बात प्रूव हुई, देखो बेटा ध्यान से, ये किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोला। अगर आपको पता है तो पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y, अगर आपको ध्यान हो तो ऐसा होता है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। ये 4a तो क्या है, कोई कांस्टेंट है, तो इसको तो कांस्टेंट मान लीजिए। कुल मिला के ये कह सकते हो x स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y होता है। तो यहां से भी तो यही आ रहा है, x स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर। इससे एक बात प्रूव हो गई कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से मूव कराया जाता है तो उसका जो पाथ होता है वो पैराबोलिक पाथ होता है बेटा। यानी कि जिस तरीके से ये मुड़ा है, ये रास्ता जो है पैराबोलिक पाथ की तरह है बेटा, ठीक है। तो यहां से ये इस इक्वेशन ने प्रूव कर दिया कि दिस पाथ इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोलिक पाथ, ठीक है बेटा। जैसे कि पत्थर फेंकते हो ना आप, भाई अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ये किधर आता, नीचे की साइड। जैसे पत्थर फेंकते हो, पत्थर ऐसे ही तो जाता है, उस पत्थर जो पत्थर फेंकते हो उसको कैसा पाथ बोलते हैं बेटा, हम पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। ओके, चलिए आ गया समझ में। तो ये था बेटा हमारे पास फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, साफ कर दूं मैं इसको, साफ कर देता हूं मैं इसको। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब बात करेंगे बेटा हम फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल या फिर फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल। यहां पर मूविंग लिख लीजिए बेटा, मूविंग चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इन एन मैग्नेटिक फील्ड, इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे लिखिए, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, कैसा चार्ज, मूविंग चार्ज। ये बात ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं बेटा मैं, कि जब भी चार्ज रेस्ट में है ना, जब भी चार्ज रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाता। जब चार्ज मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या किया, यहां पर एक वायर लिया, इसमें से करंट आई फ्लो करवाया। हमें ये तो बात मालूम है कि जब करंट आई फ्लो करेगा तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होगा।
एक चार्ज को यहां पर हमने रख दिया, रेस्ट में है चार्ज, क्या है बेटा, रेस्ट में है। ओके, तो हमने देखा कि करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन चार्ज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, यानी चार्ज जब पहले रेस्ट में था, अब भी रेस्ट में है, हमेशा रेस्ट में रहेगा। ओके, हमने क्या किया, अब की बार एक चार्ज करंट फ्लो करवाया और एक चार्ज को बेटा मोशन में लेके आए, इधर से मूव कराया। अब की बार चार्ज जो है वो है बेटा मोशन में, इधर जा रहा है चार्ज, लेकिन देखते क्या है कि चार्ज सीधा ना जाते हुए अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाता है बेटा। इसका मीनिंग जब चार्ज रेस्ट में था तो इस इलेक्ट्रिक करंट का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं था, ठीक है, यानी कि इसके द्वारा जनरेट किए गए मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं था बेटा। लेकिन चार्ज पार्टिकल जब मोशन में आया तो अपने रास्ते पर ना जाते हुए अपने रास्ते से डाइवर्ट हो गया। इसके मीनिंग इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, यहां पर इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वजह से ये अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाता है। तो इससे ये बात प्रूव हो गई थी कि चार्ज को मोशन में रहना जरूरी है अगर उसके ऊपर आप फोर्स चाहते हो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। क्लियर बेटा, चलिए, तो ये बात यहां से प्रूव हो गई। अब हम बात करेंगे कि फोर्स होता कितना है। देखो, हमने ये बात प्रूव हो गई कि चार्ज जब मोशन में है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। कितना लगेगा ये हम पहले लेक्चर में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का फर्स्ट लेक्चर एक बार फिर से आप देखना बेटा, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छी तरह से कि फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन एन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, या वो वेक्टर फॉर्म में लिखे तो बेटा ये था हमारे पास V क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन V एंड V। ठीक है बेटा, ये फोर्स था हमारे पास कब, किसके ऊपर, एक चार्ज पार्टिकल जो V वेलोसिटी से एक मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर मूव कर रहा है तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स। ठीक है, लेकिन आज हमने पता करना है कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बेटा। तो यहां से हम 3 रूल पढ़ने वाले हैं बेटा आज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो हम डिस्कस कर चुके, लेकिन किस डायरेक्शन में लगेगा उसके 3 तरीके आज हम पढ़ेंगे बेटा। ध्यान दीजिए मेरी बात पे। तो क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या डायरेक्शन होगी, किस तरीके से डायरेक्शन पता करेंगे इस फोर्स की, उससे पहले आप ध्यान दीजिए बेटा। आपको वेक्टर फॉर्म पता होती है, वेक्टर के बारे में अच्छी तरह जानते हो। ए कोई वेक्टर मिलता है 2 वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से, ये चीज तो पता है आपको। जब 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, अब इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन क्या होती है, भाई वेक्टर क्वांटिटी मिली है ना, तो इसकी डायरेक्शन तो होगी। जैसे मान लीजिए बी है, एक हम यहाँ से एक कोई प्लेन ले लेते हैं बेटा। इस प्लेन में एक बी इधर है और C इधर है बेटा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमें एक वेक्टर मिलता है जो इन दोनों के, यानी कि इस प्लेन के, जो इन दोनों का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होता है बेटा A। कहने का मीनिंग A और B के द्वारा बनाए गए प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है जो वेक्टर उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से मिला हो। ठीक है, तो यहां से जो F है बेटा, ये भी तो B और V के क्रॉस प्रोडक्ट से मिल रहा है, ये भी तो V वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से मिल रहा है बेटा। तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से मिल रहा है तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि भाई ये भी इन दोनों के द्वारा बनाए गए प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से हम डिस्कस भी कर चुके हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है बेटा, यानी कि इधर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। एक चार्ज पार्टिकल जा रहा है इधर, यानी कि दोनों के बीच में परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। इधर कोई चार्ज पार्टिकल Q है, वो मूव कर रहा है V वेलोसिटी से। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस हो गई, ये मान लीजिए जेड एक्सिस हो गई। तो राइट, ये है हमारा लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल बेटा। कौन सा, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, जो कहता है
कि अगर वेलोसिटी और v दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो जो F होगा फोर्स वो हमेशा इन दोनों के द्वारा बनाए गए प्लेन के परपेंडिकुलर होगा बेटा। क्या होगा? परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, यानी कि b v की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। कौन? v v की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। कौन? B के द्वारा चार्ज के ऊपर लगाए गए फोर्स, जो फोर्स इतना लग रहा है बेटा, ये फोर्स जो है परपेंडिकुलर होगा। यानी कि चार्ज पार्टिकल इधर जाने लगेगा इन मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर, तो चार्ज पार्टिकल फोर्स की वजह से ऊपर की साइड मुड़ जाएगा बेटा। क्लियर? ओके, तो ये है लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल जो बताता है फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है बेटा, फोर्स इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से मिलता है, तो इन दोनों के द्वारा बनाए गए प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। क्लियर बेटा? ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव है, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि फोर्स की डायरेक्शन ऐसे कैसे पता कर ली। ठीक है बेटा, एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया गया तो वो चार्ज पार्टिकल जिधर छोड़ा गया उसके भी परपेंडिकुलर मूव कर जाता है और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी मूव कर जाता है। ठीक है, तो यहां से हम इसको साफ कर दे बेटा। चलिए, तो अब हम बात करेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि F की वैल्यू 0 हो, यानी कि ये कह सकते हो कि इस चार्ज के ऊपर जो v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर मूव कर रहा है उसके ऊपर लगने वाला फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स 0 कब होगा। ठीक है बेटा, तो पहला केस देखिए, या तो चार्ज ही 0 हो तो Fm की वैल्यू 0 हो सकती है। पहला केस भाई ये 0 हो तो 0 हो सकती है। दूसरा, V की वैल्यू 0 हो तो भी हमारा Fm 0 हो सकता है। क्लियर बेटा? यानी कि चार्ज पार्टिकल मोशन में ना हो। समझ में आई? अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में नहीं होगा तो V की वैल्यू 0 होगी, तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। या फिर कह सकते हैं हम कि मैग्नेटिक फील्ड ही हमने 0 अप्लाई कर रखा हो तो भी Fm की वैल्यू 0 हो सकती है, क्योंकि जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ही 0 हो गया तो क्या फोर्स लगाएगा, है ना? तो बेटा ये भी आपके पास 0 होगा। ओके, तो चौथा केस जो है, फोर्थ पार्ट जो है इसका, वो इंपॉर्टेंट भी मान लीजिए। देखिए, Q की वैल्यू 0 हुई तो F0, V की वैल्यू 0 हुई तो F0, B की वैल्यू 0 हुई तो F0, साइन थीटा की वैल्यू 0 हुई तो भी आपके पास Fm की वैल्यू 0 होगी। और साइन थीटा 0 कब होगा? जब थीटा या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री हो तो। यानी कि ये कह सकते हो कि जिधर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है उधर ही आपका चार्ज पार्टिकल छोड़ा जाए। यानी कि कह सकते हो कि चार्ज पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर सेम हो तो एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री होगा B और V के बीच में, तो आपके पास फोर्स भी नहीं लगेगा। बात आ गई समझ बेटा? यानी कि अगर B की वैल्यू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल सेम डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लगेगा बेटा। क्लियर? कोई फोर्स नहीं लगेगा। दूसरा, अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इधर और चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, यानी कि एंगल 180 डिग्री का है B और V के बीच में, तो भी फोर्स बेटा क्या होगा? 0। बात आ गई समझ बेटा सभी को? क्लियर ये चीज? तो इस दोनों केस के अंदर, इन चारों केस के अंदर फोर्स हमने देखा कि कब कब 0 हो सकता है। मैग्नेटिक फोर्स कब कब बेटा 0 हो सकता है। क्लियर? ओके, ध्यान दीजिए आगे। ये केस हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो इसके लिए हम 4 रूल बेटा आपको बताएंगे, 3 रूल आज हम डिस्कस करेंगे। 3 रूल से हम पता करने की कोशिश करेंगे कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इन ए मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल बेटा। चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बेटा क्या होगी? पहला रूल देखिए। ठीक है, फर्स्ट रूल, स्क्रू रूल।
स्क्रू रूल। बेटा एक चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है मान लीजिए, और उसके ऊपर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है। तो यहां से देखिए अभी जो फोर्स की वैल्यू लिखी थी हमने वेक्टर फॉर्म में, तो ये थी, ये था फोर्स का फॉर्मूला। पहले क्या आ रहा है v, ठीक है, फिर क्या आ रहा है b, तो v से b की तरफ मूव करना है हमेशा, और इन दोनों के बीच का एंगल जो है थीटा, ठीक है। तो हमेशा v से v की तरफ, तो ये डायरेक्ट, ये हमें तीर का साइन लगा दिया। स्क्रू पता है आपको बुलेट होता है, ये बुलेट है बेटा। इस बुलेट को आपने कैसे घुमाना है, देखिए ध्यान से, इस बुलेट को आपने कैसे घुमाना है, v, ये जो है देखिए v की तरफ है, किसकी तरफ है, v की तरफ। इसको घुमाया, किसकी तरफ लेके आएंगे बेटा, किसकी तरफ लेके आएंगे, b की तरफ। b से इसको v की तरफ लेके आएंगे, v से इसको b की तरफ लेके आएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो उस टाइम इस केस के अंदर अगर बुलेट को आप ऐसे घुमाओ बुलेट को बेटा आप ऐसे, तो बुलेट हमेशा क्या होता है, कसता है, यानी कि अंदर की साइड जाता है। बुलेट को ऐसे घुमाते हो ना, तो उस केस में क्या होता है बेटा, बुलेट को ऐसे घुमाते हो तो बुलेट उस टाइम कसता है बेटा, यानी कि अंदर की साइड जाता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। यहां पर फोर्स की डायरेक्शन बेटा जो है वो इनवर्ड होगा, क्या होगा, अंदर की साइड होगी फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए मान लो मैग्नेटिक फील्ड आपने इधर अप्लाई कर रखा है, v की वैल्यू इधर है, यानी कि चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, तो ये इन दोनों के बीच में एंगल है। अब की बात देखो, आगे तो v आ रहा है ना, तो हमने v से v की तरफ घुमाना है, देखो ये, अब इसको हमने घुमाया v से b की तरफ। तो इस केस में हम घुमा रहे हैं इसको ऐसे घुमा रहे हैं बेटा, इस केस में इसको ऐसे। तो इस केस में अगर हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, बुलेट खुलता है बेटा। हम बुलेट को अगर खोलना हो ना, तो इससे ऐसे खोलते हैं, ऊपर की साइड आता है जब ऐसे मूव करता है, तो ऐसे मूव करता है, तो यानी कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, आउटवर्ड होगी। चलिए, तो ये जो यहाँ पर हम चार्ज पार्टिकल लेके चल रहे हैं, जो ये चार्ज पार्टिकल इधर जा रही है, कैसा चार्ज लेके चल रहे हैं बेटा, एक बात ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहे हैं। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज लेके चलते तो बेटा, तो फोर्स की डायरेक्शन जहां आउटवर्ड दिखाई जा रही है वहां फिर हमें इनवर्ड लेके चलनी पड़ती। फॉर नेगेटिव चार्ज इस केस में फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड इनवर्ड होती बेटा, और फॉर नेगेटिव चार्ज इस केस में बेटा फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड होती, क्योंकि चार्ज बदल गया, चार्ज का नेचर बदल गया, तो सीधी बात है फोर्स की डायरेक्शन तो बदलनी है, ठीक है। तो फोर्स बेटा इस रूल से आप पता कर सकते हो। देखो ये हमारे पास है कि हम V से B की तरफ जा रहे हैं, V से V की तरफ जा रहे हैं तो फोर्स होगा आउटवर्ड, और B से V की तरफ जाएंगे तो फोर्स होगा इनवर्ड। यहाँ पर हम राइट हैंड थंब रूल भी लगा सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है बेटा, राइट हैंड थंब रूल भी बेटा आप यहां से लगा सकते हो। क्लियर। चलिए दूसरा रूल पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, इसको साफ कर रहा हूं मैं। दूसरा रूल देखिए फोर्स की डायरेक्शन बताने का, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल बेटा, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, देखिए लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल में 2 उंगलियां और अंगूठा ले रहा हूं, यानी कि थंब और 4 फिंगर मिडल फिंगर, ठीक है। तो देखिए ये अंगूठा है मेरा, ये मिडल फिंगर है, और ये जो है बेटा सॉरी ये 4 फिंगर होगी बेटा, और ये थंब हो गया, और ये होगी बेटा मिडल फिंगर, ठीक है, मिडल फिंगर होगी। अब देखिए यहां पर जो ये वाली उंगली है जिसको हम 4 फिंगर बोल रहे हैं बेटा, क्या बोल रहे हैं, 4 फिंगर, तो इसको हम लेते हैं B के लिए, हमेशा किसके लिए लेके चलते हैं, B के लिए। और ये मिडल फिंगर है ये V के लिए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में चल रहा है। और ये अंगूठा अपने आप बता देगा कि जिधर होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देखो ये अंगूठा म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये बताएगा बेटा फोर्स की डायरेक्शन। तो ये है हमारा लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, जो बताएगा एक चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है। और तीसरा रूल देखिए बेटा, थर्ड रूल देखिए,
इसी का थर्ड रूल देखिए, राइट हैंड पाल्म रूल। पाल्म मतलब हथेली, हथेली नहीं होती बेटा, तो हथेली, पाल्म रूल, राइट हैंड पाल्म रूल। देखिए क्या कहता है राइट हैंड पाल्म रूल। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड आपने इधर अप्लाई किया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपने इधर अप्लाई कर रखा है, मान लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है बेटा आपने, ठीक है। इस केस में देखिएगा, और चार्ज पार्टिकल जो है वो आपका इधर जा रहा है बेटा, v वेलोसिटी से, इधर से आके इधर जा रहा है। तो राइट हैंड पाल्म रूल देखिए, ये उंगलियां जो है आपकी, ठीक है, उंगलियां जो है वो तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए होगी बेटा, ठीक है, और जो आपका अंगूठा होता है बेटा वो होगा वेलोसिटी के लिए, और जो हथेली है बेटा आपकी, ये हथेली जिधर होगी वो बताएगी फोर्स की डायरेक्शन। कौन? पाल्म। जो आपकी हथेली है वो पाल्म जो है आपकी, वो बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ध्यान दीजिए, उंगलियां रखिए मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखी। अच्छा, अंगूठा किधर रखना है? जिधर चार्ज पार्टिकल चल रहा है, तो चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ, मूली आइए, हो गया। उंगलियां आप भी देखो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है, अंगूठा वेलोसिटी की तरफ है, तो आपके पास फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में बेटा, फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, बाहर की साइड, ठीक है। यानी चार्ज पार्टिकल नीचे ना जाते हुए ऊपर की साइड आ जाएगा इधर, ठीक है बेटा, जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा वो, ठीक है। तो ये आ गया समझ में। अगर लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से निकालने की कोशिश करें तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, तो फोर्स बाहर की साइड है ना, तो इस केस में आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा बेटा फोर्स। फोर्स किधर होगा? आउटवर्ड, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड आपने इधर अप्लाई किया मान लीजिए, और चार्ज पार्टिकल आपका v वेलोसिटी से इधर जा रहा है बेटा, तो लगाइए, ये देखिए, इधर देखिए उंगलियों की तरफ, क्या उंगलियां क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है। वेलोसिटी इधर है तो ऐसे घुमा दीजिए, ठीक है, तो फोर्स लगेगा अंदर की साइड, तो फोर्स लगेगा इनवर्ड, ठीक है बेटा। तो ये है आपके पास डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस पता करने के 3 रूल बेटा, एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है। तो आज का लेक्चर यहीं पर बेटा हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसी के बारे में आगे, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा। तो ओके।